नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। कल उत्तराखंड में मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि धामी सरकार उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2025 विधानसभा में पेश करने जा रही है। अब गैरसैंण में ये विधानसभा सत्र 19 से 22 अगस्त तक चलेगा, लेकिन समझिए ये कोई सामान्य सत्र नहीं रहने वाला। क्यों? दरअसल धामी सरकार का ये विधेयक राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। ये विधेयक पारित होने के बाद में राज्य में मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को गुरुमुखी और पाली जैसी भाषाएं पढ़ाने की अनुमति भी मिल जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को बढ़ावा देगा। अब इसका उद्देश्य ये है कि अल्पसंख्यक दर्जे के शैक्षणिक संस्थानों को केवल मुसलमानों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई समुदायों के संस्थानों को भी ये दर्जा दिया जाए। अब इस विधेयक के सबसे बड़े प्रभावों में एक ये है कि इसके लागू होने के बाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और गैर सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से खत्म कर दिया जाएगा। यानी राज्य में मदरसा बोर्ड के युग का पटाक्षेप होने जा रहा है। धामी सरकार का ये निर्णय न केवल प्रशासनिक ढांचे में बदलाव लेकर आएगा, बल्कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक समान नीति लागू करने की दिशा में एक bड़ा संकेत भी माना जा रहा है। अब इससे अल्पसंख्यक संस्थानों के दायरे का विस्तार होगा। इसके अलावा परंपरागत भाषाओं जैसे कि गुरुमुखी और पाली को पुनर्जीवित करने का अवसर भी मिलेगा। साथ ही पुराने नियमों और बोर्ड्स की जगह एक नई नीति आएगी। सरकार के इस फैसले से मॉनसून सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस तय मानी जा रही है। मदरसा बोर्ड खत्म करने के प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दल पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। गैरसैंण की शांतवादियों में जब विधानसभा गूंजेगी तो शिक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर जोरदार टकराव भी साफ तौर से देखने को मिलेगा, ये कहा जा सकता है। हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, सभी को शिक्षा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी लोग जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने थोड़ा विस्तार दिया है और पारदर्शिता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे के प्रकरण भी सामने आए हैं और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले और शिक्षा सभी का अधिकार है। जैसे जनधन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये योजना देश को समर्पित की। उसी प्रकार से हमारा ये अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में ये विधेयक भी हमारा काम करेगा। कि सोच बदलो ना, समझ बदलो। ये भाजपा ये तो खूब मंडू सोच के लोग हैं। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है। उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की पैदाइश है और मदरसों का अपना इतिहास है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है मदरसों का। आप एक समुदाय अपने एक राज्य के कानून के तहत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाह रहा है, तो आप उसे इनकार क्यों? आपको क्यों परहेज है? आपको उर्दू शब्द से क्यों परहेज? अब ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, क्या धामी सरकार मदरसा बंद करने की तैयारी में है? मदरसे के बहाने क्या ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है? सवाल साथ ही अब ये भी खड़ा होता है कि आधुनिक शिक्षा से कट्टरपंथियों को आखिर किस बात का डर है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि उत्तराखंड में अब जब सत्र शुरू होने वाला है उसके शुरुआत से पहले ही काफ़ी हलचल नज़र आने वाली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का ये जो मानसून सत्र है काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, आइए जल्दी से
आपको उनसे मिलवा देती हूँ। हाजी नाजिम अली हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ में। शमून कासमी जी भी हमारे साथ जल्दी जुड़ने वाले हैं, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। स्वामी दिव्यानंद जी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हाजी नाजिम अली जी आप ही से करने जा रही हूँ। ज़रा समझाइए कि आखिर ये अगर शिक्षा नीति में एक तरह से सुधार को लेकर कदम बढ़ाए जाने की बात धामी सरकार की तरफ से कही जा रही है, लेकिन कुछ ये कहा जाए लागू हो या विधेयक पेश हो उसके पहले से ही काफ़ी हंगामे की तस्वीर अभी से नजर आती है। आखिर क्या वजह है हंगामे की? हाँ नैना जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बताइए। हाँ नैना जी, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हमेशा आए दिन आप देखते होंगे कि कभी तो दरगाहों को टारगेट किया जाता है, कभी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, कभी मदरसों को टारगेट किया जाता है। ये तो देखिए उत्तराखंड के अंदर एक शगुफ्ता सा ऐसा लगा है, मान के चलिए कि और कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मदरसे, मस्जिद, दरगाह, सिर्फ और सिर्फ यही चीजें रह गई हैं। अब ये मदरसे के अंदर जो आधुनिक एजुकेशन की बात करते हैं तो भाई मदरसे के अंदर सारी चीजें के तालीम हासिल होती है। मदरसे के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो आप ये कह रहे कि यहाँ पे पारसी बौद्ध ये सब चीज। भाई ये बता दीजिए आप, कुरान शरीफ जो दीनी तालीम यहाँ पर दी जाती है, वहां अगर पारसी लोग होंगे या बुद्ध समाज से होंगे, अगर वो भी अगर वहां पर रहेंगे, अगर वो भी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो क्या उनको भी कुरान पढ़ाया जाएगा? या पारसी या बौद्ध धर्म वाले जो है या और अन्य धर्म वाले जो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है अल्पसंख्यक में कि वो भी एजुकेशन में जुड़ेंगे? तो नैना जी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारे मदरसों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ये मदरसों को इसलिए बंद करना चाहते हैं कि भी यहाँ पर कोई भी मुसलमान यहाँ पर तालीम हासिल ना करना है। और ये वही मदरसे जहाँ से भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मदरसे से तालीम याफ्ता हुए थे। ये वही मदरसे हैं जहाँ से आपको पता होगा राजा राम। लेकिन हाजी नाजिम अली जी, बात तो ये भी कही जा रही है कि ऐसे मदरसे जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे उन पर एक्शन होगा, उनको बंद किया जाएगा। हाँ देखिए, अभी यहाँ पर दो बात होगी मैडम जी। एक तो अवैध तरीके से चलने वाले हैं उनको बंद करा जाएगा, दूसरा यहाँ पर ये मदरसों के अंदर यहाँ पर ये जो आधुनिक एजुकेशन की बात करी जा रही है अल्पसंख्यक को लेकर, जिसमें पारसी बौद्ध और अन्य धर्म के लोग आते हैं, उनके बारे में बातें करी जा रही है। यहाँ दो तरफा बातें होगी है। इसका मतलब यह है कि अवैध के नाम पर जो वैध मदरसे हैं उनको आप बंद करने की तैयारी पे है। आप नहीं चाहते कि भारत के अंदर या उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम समाज अपने दीनी तालीम में हासिल करे। देखिए भारत का मुसलमान और उत्तराखंड का मुसलमान देखिए दीनी तालीम भी हासिल करेगा, दुनिया की तालीम भी हासिल करेगा, अपने मजहब को भी बरकरार रखेगा और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की बागडोर के मजबूत रहे, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत रहे, तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर भी खड़ा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे मदरसों की बात जाएगी, उनको बंद करने की बात करें, अब मैं पूछना चाहता हूँ कितने आपने सरकारी स्कूल खोले, कितने बच्चों को आपने एजुकेशन दिए, कितने आपने सरकारी नौकरी दिए, कितने अल्पसंख्यकों को? ये भी एक आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ से क्या होता है नैना जी, नेमी के नाम पर यहाँ पर एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, मदरसों के नाम पर मदरसे तोड़ दिए जाते हैं, दरगाहें तोड़ दिए जाते हैं, मस्जिदों को निशाना बनाया जाता है। अब ये कब तक चलेगा? भाई ये भारत है, भारत के अंदर अगर आप इस तरीके का माहौल बनाओगे तो ये सही नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राघव अवस्थी जी हैं, एडवोकेट हैं हमारे साथ में। और राघव अवस्थी जी, आपसे ज़रा समझने की कोशिश कर रही हूँ, स्वागत है आपका इस चर्चा में। भाई हमारे साथ में जिस तरह से हाजी नाजिम अली मुस्लिम स्कॉलर हैं वो कह रहे हैं कि टारगेट करते हुए मदरसों को चिन्हित किया जा रहा है और ये तरह से एक अलग तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति को प्रदर्शित करती है इस तरह के कानून या फिर इस तरह से एक्शन। नहीं, जहां तक मदरसों का प्रश्न है, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा कि नाजिम अली साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे लोग थे राजेंद्र प्रसाद जैसे या राजा राम मोहन रॉय जैसे जिनकी तरबियत जो है मदरसों में हुई, लेकिन क्या आज वो स्थिति है ये हमें देखना पड़ेगा। और क्या आज वही जमाना है जो उस समय था? आज के जमाने में स्थिति यह है कि इन मदरसों के चलते बहुत सारे जो गरीब परिवारों के लोग हैं वो उनके बच्चे जो है वो शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर निकले जा रहे हैं। और क्योंकि वो शिक्षा की मुख्य धारा से बाहर निकले जा रहे हैं तो बहुत ही आवश्यक है कि जो मदरसे हैं उनपे एक तरीके का जो रेगुलेशन हो जिसके चलते जो है वहां के बच्चे अच्छी तालीम प्राप्त कर सके।
जैसे कोई स्कूल होता है वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होता है या आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होता है, या आजकल तो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और सीनियर कैम्ब्रिज और ये सारे कोर्सेज भी चलते रहते हैं। तो उसमें जो है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और फिर उसकी मान्यता होती है और उसका एक रेगुलेशन होता है और उस पढ़ाई के बाद जो है वो नौकरियां प्राप्त करते हैं। तो ये कहना कि केवल जो है धर्म के नाम पे, केवल इस वजह से कि जो मदरसे हैं उसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले एक धर्म विशेष से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो है देश की मुख्य धारा से उनको कट जाना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि मदरसों में ऐसी पढ़ाई हो कि वहां के बच्चे पढ़ के जो है आईआईटी, आईआईएम या फॉर दैट मैटर नेशनल लॉ स्कूल में भी पढ़ाई कर सके। लेकिन आज की स्थिति है कि मदरसों में जो बातें पढ़ाई जाती हैं वो बिल्कुल रूढ़िवादी हैं और वो समाज को पीछे ले जाने वाली बातें, और कुछ मदरसे ऐसे हैं जिसमें राष्ट्र विरोधी भी गतिविधियां होती हैं। तो इन सब चीजों के चलते बहुत ही शैक्षणिक संस्थान का जो विधेयक है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी लेकिन जो है राघव जी, पहल जैसे है। हाजी नाजिम अली जी कह रहे थे कि भाई ये एक तरह से चिन्हित करते हुए एक्शन लिए जाते हैं, और आपने कहा कि कई मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या फिर इस तरह की उनको तालीम दी जाती है जो ये कहा जाए कि राष्ट्र के हित में नहीं है, या फिर राष्ट्र विरोध के तौर पर नफरत भरी एक तरह से उनको तालीम दी जाती है। ऐसा है तो उसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी की जाती? सिर्फ मैं अवैध बताता हूँ मदरसों कि के नाम पर अगर बुलडोजर चलेगा तो एक असुरक्षा की भावना तो उधर आएगी ही ना। देखिए, जो बुलडोजर वाली बात है और ये जो इस विधेयक वाली बात है, ये तो मतलब दोनों बातें बिल्कुल ही अलग अलग हैं। जहां पे बुलडोजर एक्शन लिया गया नहीं, है बुलडोजर उसका जो मतलब है मेरा मैं उसको ये नहीं कि उसको एकदम तोड़ने का, उस पर एक्शन लेने की बात है। बंद करना हो, खत्म करना हो, इमारत ढहाना हो, नहीं, या फिर उस पर ताला लगाना हो, ये सारी चीजें एक ही उसमें नजर आती हैं। बंद करना और ताले लगाने की तो बात ही यहाँ पे नहीं करी जा रही। हम बस ये कह रहे हैं कि जो मदरसे चल रहे हैं उनमें जो है ऐसे सुधार हो, और ऐसे सुधार हो जैसा मैंने कहा कि उसके बच्चे जो है, बाकी जो बच्चे हैं जो और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के साथ जो है compete कर सके, उन बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। क्योंकि आजकल जो है प्रतिस्पर्धा का जमाना है, और होता बहुत बार यह है कि जो मदरसे में पढ़े हुए बच्चे होते हैं वो प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाते, तो उनके अंदर जो है कुंठा आ जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मैंने कहा था राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, तो ऐसे फिर कुछ लोग हैं कि जो उस कुंठा का फायदा उठाते हैं और उन बच्चों को जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा देते हैं। ठीक तो है। इसलिए बहुत आवश्यक है ये जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक उत्तराखंड का है, मैं कहता हूँ ये पूरे देश के लिए मॉडल लॉ होना चाहिए। ठीक है। संजीव और कौशिक जी, सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि राघव जी कह रहे हैं कि पूरे देश में इस मॉडल को लागू किया जाना चाहिए। आखिर क्या बड़ी बातें आपको इस पूरे विधेयक की नजर आ रही है जो पॉजिटिव भी है, या फिर अगर विरोध अभी से नजर आ रहा है तो क्या वजह है? नहीं, स्क्रीन पर ऊपर जो आप हेडिंग चला रही हैं, थोड़ा सा गौर से उसी को पहले पढ़ते हैं। देवभूमि में मदरसों को बंद करने की साजिश, मदरसा बोर्ड पे स्ट्राइक, धार्मिक स्ट्राइक। जाहिर सी बात है कि उसके साथ साथ एक विस्मयाधिबोधक चिन्ह भी है। पत्रकारिता के छात्र होने के नाते हम उसका अर्थ समझते हैं कि क्या है, किस तरह से चैनल अपनी पूरी प्रतिबद्धता उसे बाहर करती है। मूल बात यही है जो आप कहना चाह रही हैं, वही सरकार भी कर रही है। सरकार निश्चित तौर पे, अभी एक बात आई कि मदरसों में, बहुत सारे मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां भी हैं, तो क्या पूरे मदरसे को बंद कर दिया जाए? आप चिन्हित कीजिए, कार्रवाई कीजिए, उसे पकड़िए, आप उसे, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? सरकार के हाथ में है। लेकिन निश्चित तौर पे एक सरकार ऐसी है, सत्ता में केंद्र में बैठी है या वहां पे भी बैठी है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने उन वोटरों को केवल और केवल तुष्ट करना है कि हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आप ये जो मैसेज देना आप चाह रहे हैं, वो मैसेज देने में सरकार सक्षम है और मैसेज दे रही है, और तमाम चैनलों पर इस तरह की बातें चल रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या सचमुच में जो प्रस्तावित कानून संविधान के अनुच्छेद 26 और 30 के तहत उनके अधिकारों को हनन कर सकता है? शैक्षणिक और संस्थानों या धार्मिक मामलों के प्रबंधन का जो अधिकार देता है, उस पर एक तरह से लगाम कसने की कोशिश है सरकार के द्वारा। ये तो पूछे जाएंगे ना, आप चाहते क्या है? मदरसा बोर्ड भंग करके आप अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाना चाहते हैं आप। तो ये जो शब्दों की बाजीगरी और अधिकारों में कटौती, किस तरह से किसी एक वर्ग विशेष को आप एहसास करा रहे हैं, उसे आप दबा नहीं रहे हैं, दबा नहीं पाएंगे। और ये कहा जा रहा है, कितनी बेशर्मी से लोग कह रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि यदि किसी को 5 किलो अनाज मिल रहा है, किसी को वैक्सीन मिल रहा है, किसी को कोई चीज मिल रहा है, तो सरकारें सब किसी के लिए बराबर कर सकती है। आपके अधिकार में है क्या कि इसमें हकमारी कर दें, आप किसी को अलग छांट दे? संविधान में है क्या ये?
ये कौन सी सामान्य बात है? इससे पहले की सरकारों ने सबको दिया है, नहीं, लेकिन संजीव जी, और ये कहा जा रहा है कि भाई अब इस विधेयक के तहत ये भी हो रहा है कि अब ऐसे जो मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान हैं उनमें कुछ और नई चीजों को ऐड ऑन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह पे सिर्फ खत्म हो जाएगा, नई चीजों को ऐड ऑन किया जाएगा। गुरुमुखी, पाली जैसी भाषाओं को पढ़ाने की अनुमति देने की भी बात इस दौरान कही जा रही है। नहीं ना, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी संस्थान में, चाहे वो किसी भी धार्मिक न्यास में हो, संस्थान में हो, यदि कोई गड़बड़ियां होती है, उसके बेहतरी के लिए यदि काम की जाए तो आप कीजिए, लेकिन ऐसी बेहतरी मत कीजिए। जब आप किसानों के लिए बेहतरी करने का प्रयास करते हैं तो किसान सड़कों पर चले आते हैं। जब आप विद्यार्थियों के लिए बेहतरी करने का प्रयास करते हैं, विद्यार्थी सड़कों पर चले आते हैं। जब अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं, अल्पसंख्यक आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये कौन सी बेहतरी है? जिसके लिए आप बेहतर कर रहे हैं, जिस बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं, कम से कम उससे पूछिए तो सही कि सर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, कहाँ है? इलाज अपने आप यदि आप करना शुरू कर देंगे तो ये विरोध के स्वर निश्चित तौर पे उठेंगे। आप यदि चाहते हैं सचमुच में बेहतर हो तो इस पे आम सहमति बनानी चाहिए, न कि फरमान जारी करने की बात है। आप फरमान जारी कर रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं, और जो आप हेडिंग चला रही हैं वो निश्चित तौर पे वो लोगों के जहन में ये बात समझ में आ रही है कि मजहबी तालीम पर धामी का स्ट्राइक है ये। तो ये मैसेज जो देने का प्रयास किया जा रहा है वो मैसेज जा रहा है, और ये बेहद खतरनाक है। इस तरह की राजनीति से सत्ता में तो आप बने रहेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी स्वामी दिव्यानंद जी से मैं ये सवाल करूं। स्वामी दिव्यानंद जी, जो बात संजीव जी कह रहे हैं, एक तरह से इसको अगर हम ऐसे समझें कि ये जो पूरा विधेयक या फिर ये जो बिल पास करने की बात हो रही है, उससे उसी शिक्षा नीति को सिर्फ एक मजहब तक, सिर्फ मदरसे तक नहीं, बल्कि उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई उसको और भी ज्यादा विस्तारित किया जाए। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई समुदायों के संस्थानों को भी एक तरह से ये दर्जा मिले और सभी प्रभावों पर एक तरह से इसका इम्पैक्ट हो। लेकिन सर, हम जानते हैं गुरुजी कि देवभूमि में गुरुकुल भी बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है, शैक्षणिक संस्थान है, धार्मिक संस्थान है। तो ये शिक्षा नीति अगर सिर्फ अल्पसंख्यक बोर्ड के लिहाज से अगर देखा जा रहा है तो उस पर तो आपत्ति होगी उन्हें, इसीलिए कहा जा रहा है कि सीधे उन पर स्ट्राइक है। वंदे मातरम सभी साथियों को। जी गुरुजी। देखिए, मुझे लग रहा है कि बातें बिल्कुल अलग दिशा पे जा रही है। हम अपनी दाढ़ी में तिनका क्यों ढूंढ रहे हैं? इन्हें डर क्यों लगता है? और इतनी अलगाववादी क्यों? भारत अनेकता में एकता, विविधता में एकता, ऐसा देश हमारा सुंदर देश है। और अल्पसंख्यकों की बात हो तो सिर्फ इसमें एक समुदाय क्यों आगे आ रहा है, वो क्यों चिल्ला रहा है? जितने अल्पसंख्यक है, इतनी मात्रा में अल्पसंख्यक आप हैं जिन्हें तकलीफ हो रही है, आपसे भी ज्यादा और कम परसेंटेज वाले भी यहाँ पर हैं। तो एक सुंदर सा गुलदस्ता बनाया जा रहा है जिसके अंदर में कई प्रकार के सुगंधित सुंदर सुंदर पुष्प होंगे। ये भारत की सुंदरता कितना सुंदर होगा। किसी का हक काटने की बात, अधिकार काटने की बात या मदरसे बंद होने की बात तो कहीं की नहीं गई। इसे पहले से इस प्रकार के एक नैरेटिव बनाकर ये प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल एक भयावह स्थिति है। और इन्हें जब भी कुछ बात होती है तो नाज़िम के हमेशा पहले चिढ़ने लगते हैं टारगेट। आप क्यों टारगेटेड हो रहे हैं? आप क्यों तो कदम आगे नहीं बढ़ाते देश को आगे बढ़ने में? मुस्लिम समुदाय, अगर आप स्वयं बोलते हैं कि हम बहुत पिछड़े हैं, आज अगर बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है, आपको उसके अगर संबद्धता दी जा रही है शिक्षा बोर्ड से, ये तो आपको साधुवाद देना चाहिए। और मैं अभी भी भावी सरकार को साधुवाद दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि बहुत अच्छा स्टेप लिया इन्होंने, और बहुत बृहद इनका हृदय में जो दिखा एक अच्छी चीज ये प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है। बहुत सुंदर प्रयास है, सभी को स्वागत करना चाहिए। तो फिर विवाद और विरोध क्यों नजर आता है स्वामी जी इस पर? आदत, देखिए, एक आदत बन गई है, विरोध करना है, आदत से बन गई है। किस लिए? बिना समझे कागज मांगे जाएंगे तो विरोध हो गया। कहते हैं मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है, इस मस्जिद को टारगेट किया गया। हमारी मंदिरें तोड़ी गई थी, आज भी हमारे मंदिरों पर अत्याचार होता है। वहाँ पुजारी निकलते हैं, कोई भी धर्मी जिहादी निकलते हैं। हमने तो कभी सड़क पर उतर कुछ चलाया नहीं, हमने तो कभी रोड़ेबाजी नहीं की, हम तो आग नहीं लगाते हैं सड़कों पे। हम संवैधानिक ढंग से किसी सरकार के अंदर बात पहुंचाते हैं और इनका काम विरोध करना, कुछ हो गया, बात हुई नहीं,
अभी बात सामने आई नहीं, बात तो मरोड़ के विरोध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन लेकिन किस बात की लेकिन विरोध स्वामी है? जी, मैं हाजी नाजिम जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले संजीव जी। अब स्वामी जी तो इस तरह के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई विरोध करना एक तरह से आदत का हिस्सा बन चुका है। अब एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि ये जो शिक्षा नीति है, अगर इसको, इस विधेयक को पास किया जाता है तो ये एक समान शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में बड़ा कदम होगा और आने वाले वक्त में इसमें इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो फिर विरोध किस बात का? अभी तो लागू ही नहीं हुआ है। गुरुजी भी यही बात ना स्वामी जी तो खुलेआम ये नैना स्वामी जी तो ये खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, किससे तोड़ा, कैसे तोड़ा, पूजा करने की स्थिति नहीं है। तो स्वामी जी के स्वागत का तो अब कोई नहीं, स्वागत करने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो तो खुलेआम कह रहे हैं ना। अब इसमें बाकी क्या बचा? जो बात हम कह रहे थे वही बात तो स्वामी जी उस पर पुष्टि कर रहे हैं कि इन लोगों ने बहुत समय तक ऐसा किया है, तो इनके दाढ़ी में अब तिनका है, वो तिनका फंसा हुआ है, इसलिए डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो टारगेट तो स्वामी जी भी क्लियर बता दिए कि टारगेट है ये। मैं यही कह रहा हूं कि ये टारगेटेड काम मत कीजिए, देश को मत बांटिए। एक तरफ तो स्वामी जी कह रहे हैं कि गुलदस्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये हिंदू, सिख, जैन या बाकी अल्पसंख्यकों का, इन सबों की याद कब आती है? सारे गुच्छे तब याद आते हैं, हिंदुत्व की भी बात तब याद आती है जब राजनीतिक की कोशिश होती है। ये सारे अम्ब्रेला उस समय छतरी के नीचे आते हैं, सारे हिंदुत्व के राग तब खुलते हैं। तो देखिए, एकदम स्पष्ट संदेश है और वो संदेश लोगों तक पहुंच गया है। स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं कि ये अब ये इतना बिलबिला क्यों रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, जब उनके बेहतरी का काम हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं भी अनियमितता हो, कहीं भी गलत हो, कहीं भी देशद्रोही काम हो, यदि ऐसा है, सरकार के संज्ञान में है, तो निश्चित तौर पर उस पर स्ट्राइक करने की जरूरत है। आप धर्म विशेष पर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिख रहा है वो साफ मैसेज जा रहा है, और इस तरह की राजनीति से बाकी सारे लोग खुश हैं। जो लोग उनके अपने चाहने वाले लोग कर रहे हैं आपकी बात पे। पहले मैं उनकी बात सुन लेती हूँ, फिर हमारे साथ में शमीम काजमी जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन फिलहाल पहले स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वागत। मैं संजीव जी को बड़ा सम्मान पूर्वक कहना चाहूंगा, आप एक विद्वान व्यक्ति है, एक पत्रकार है, आप कलम लेके फाइट करते हैं, कलम योद्धा है। ये कैसे करें कि एक किसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय को सताया जा रहा है। यहाँ जितने अल्पसंख्यक सभी को मिलाकर एक सुंदर सा प्रस्तुतिकरण हो रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है। आपको ना समर्थन करना चाहिए आप जैसे व्यक्ति को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन भाई समर्थन की बात हो रही है, विरोध की बात हो रही है, लेकिन शमून कासमी जी, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं, शमून कासमी जी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं। शमून जी, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जब है पास होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है ये पूरा जो सत्र रहेगा काफ़ी हंगामेदार रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जिस तरह से अगर विधेयक इस दौरान आता है तो ये कहा जा रहा है कि भाई मदरसे बंद या फिर उस पर स्ट्राइक एक तरह से है। सरकार दावा करी कि एक शिक्षा नीति लागू की जाएगी जिसमें सभी धर्मों के लोग एक शिक्षा के एक स्तर की शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो उससे तो शिक्षा का स्तर और सुधरेगा ना। फिर विरोध क्यों नजर आ रहा है आपको? मैं आप बहुत इस मौके पे कहना चाहूँगा, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने साहस के साथ एक फैसला लिया जो बहुत समावेशी है और बहुत ही कल्याणकारी है, और दूरदर्शी उनका नेतृत्व जो है वो दर्शाता है कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेके चल रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड के ऊपर जो मैंने लोगों के ख्यालात सुने, मुझे हैरत हो रही है कि कितना कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। 60 साल से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने ये किया कि मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए आरएसएस और बीजेपी से डराते रहे और फिर सत्ता का सुख भोगते रहे। आज एक सरकार आई है जो मुसलमानों को, तमाम वर्गों का कल्याण चाहती है, तो उसमें उन्हें वो वर्गलाने पे लगे हुए हैं, भरमाने पे लगे हुए हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सिख और जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन, ये सब, और मुस्लिम, ये सब अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। तो अगर अल्पसंख्यक समाज का एक प्राधिकरण बन जाता है, कोई बोर्ड बन जाता है, तो उसमें एक ही जगह उन्हें मान्यता मिलती है, तो उन्हें परेशानी क्या है भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मदरसों के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, वो लोग भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाकाम कोशिश है उनकी। आज मुसलमान
आधुनिक एजुकेशन की तरफ आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर मुसलमान बच्चों को, मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से लेकिन कासमी साहब ये भी कहा जा रहा है कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदायों को जो विशेष मान्यताएं मिलती थी वो खत्म हो जाएंगी, और ये कहा जा रहा है कि भाई उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। अभी हाजी नाजिम अली जी कह रहे हैं कि भाई ये तो एक तरह से सीधे टारगेट करने की बात हो रही है, पहले मदरसा बोर्ड और अभी इस तरह से शिक्षा नीति में बदलाव। नहीं, देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर से हमारे यहाँ पहले प्लानिंग कमीशन था, अब वो नीति आयोग हो गया। तो नीति आयोग के बाद क्या प्लानिंग जो होती थी विकास कार्यों की वो खत्म हो गई? भाई इसका विस्तार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं कह चुके हैं कि इसका विस्तार हुआ है। हमने जो अन्य 5 और जो समुदाय हैं उसमें इसमें शामिल किया है, इसे खत्म नहीं किया है। भाई कैसा भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उससे रिप्लेस किया है उसे। कैसे कि भाई पहले ये मुस्लिम मिशन कहलाता था, मदरसा बोर्ड हुआ, अब अगर वो प्राधिकरण हो जाएगा तो इसमें खत्म करने की बात कहाँ गई, टारगेट करने की बात कहाँ गई, नाजिम अली जी सुनिएगा जरूर, आ गई। ये तथाकथित मुसलमानों के हमदर्द कहलाने वाले लोग ये आज मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जुड़ने नहीं देना चाहते। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर सिर्फ बोर्ड के अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का नया प्रिय चेहरा देखा है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश दंगा मुक्त है। आज 50 से ज्यादा बच्चे हमारे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, मुसलमान मुख्य धारा की तरफ आ रहा है, राष्ट्रवाद की तरफ आ रहा है। हाजी नाज़िम जी, कासमी साहब ने तो पूरी एक-एक करके पूरी फहरिस्त बता दी कि बदलने वाला कुछ नहीं है। अगर बदलेगा तो आने वाले वक्त में खासतौर से अल्पसंख्यक बच्चों का भविष्य संवरेगा। फिर क्यों इस बात को लेकर राजनीति? ये क्या उसमें एक भ्रामक तस्वीर या फिर कोई कंफ्यूजन की स्थिति है? कासमी साहब ने तो पूरी चीज बता दी, वो तो खुद एक बात और रहेगी, वो कह दूं कि हमारे मदरसों को समकक्षता हासिल नहीं थी, इन लोगों को तो पता नहीं है। तो वो आज जब वो विद्यालय परिषद की का सिलेबस उनके यहाँ चलेगा तो हमें अब समकक्षता की जरूरत नहीं है। वो स्वयं जो है उनकी डिग्री काम आएगी और वो इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। ठीक है इसका फायदा नाज़िम अली जी, हाजी साहब दोनों को स्क्रीन पे नैना जी देखिए, कासमी साहब के देखिए, क्योंकि धामी सरकार की तरफ से इनको अध्यक्ष बनाया गया हुआ, इनको गिफ्ट मिला हुआ, तो ये तो धामी सरकार की खूब तारीफ करेंगे। और सुन लीजिए मुफ्ती साहब, पेट में दर्द हो जाएगा भी आपके, ये तो तारीफ इसलिए करेंगे। कहाँ दिक्कत है बताओ, दिक्कत कहाँ है बताओ, आप ये गलत बात कर रहे हो। सुन लीजिए, जब मदरसे तोड़े सुने कैसे, पहले ये बताओ कि आप 5 समुदाय अल्पसंख्यक में है कि नहीं है? आप सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, ये मुस्लिम स्कॉलर हटा के बैठे, नीट एग्जाम क्लियर करा था 2022 के अंदर। मुफ्ती साहब को यहाँ पे इस तरीके की बात को ध्यान नहीं, पहले तो तुम मुस्लिम स्कॉलर हटाओ अपने नाम के सामने से। ये मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो तुम, आप मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो नाजिम। देखो आप गुनहगार हो रहे हो, मुस्लिम स्कॉलर लगा के बैठो। आप नहीं, पर्सनल नहीं, आप मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो। ये पर्सनल अटैक नहीं, मैं जायज अटैक कर रहा हूँ। मैं अपने एंकर महोदया से कहूंगा कि इनका मुस्लिम स्कॉलर इनके नाम से हटाएं। ये बता दीजिए नहीं, आप गुनहगार हो, मैं आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर बगैर मुस्लिम स्कॉलर नहीं, गलत है, नहीं, गलत बात कर रहे हो। पहले मुस्लिम स्कॉलर हटाओ। जिस तरीके की बात कर रहे हैं, देखिए किसी का टाइटल मैं तय नहीं करती, किसी का टाइटल मैं तय नहीं करती। हाजी नाज़िम अली जी ऐसा नहीं, कासमी साहब, हाजी नाज़िम अली भी सुनिए, हाजी नाज़िम अली जी की भी बात को जरा सुनिए। तो उसका क्या यकीन करेंगे आप? जो आदमी पहले ही अपना टैग लगा के झूठ बोल रहा है उसका यकीन कैसे करेंगे? देखिए हम किसी को सर्टिफाइड नहीं करते हैं ना। मेरा ये कहना है कि जब एक आदमी मुफ्ती साहब हमारे यहाँ पर फतवा देते हैं, तो मुफ्ती साहब आप मुफ्ती है तो हाजी नाज़िम पे फतवा दीजिए। कोई डिग्री नहीं है, फतवा दीजिए मेरे हाजी कोई डिग्री नहीं है, कहता हूँ कि क्यों नहीं, हाजी कोई डिग्री नहीं है। तुम मुसलमानों को प्रोग्राम कराने के लिए बैठो, सिर्फ नाज़िम अली लिखो, किसी को भी आप नाज़िम लिखो।
कासमी साहब, नाजिम अली जी कह रहे हैं कि भाई आप फतवा दे दीजिए, आप फतवा दे आप ये झूठ बोल रहे बैठ के यहाँ, है आपके नाम के ये झूठ बोल रहे हैं, अदब और एहतराम करता हूँ, अगर पर्सनल ये अटैक झूठ बोल रहे हैं तो मैं यहाँ। आप पे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मुसलमानों को बदनाम करने के ठीक है, लिए, मुद्दे पर आते हैं। ठीक है कासमी साहब, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए आ गए हैं। नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हो, मुस्लिम स्कूलों में हो। कासमी साहब, ठीक है। इनसे पूछेगा, ये कोशिश अरे ठीक है, उन्होंने भी विधेयक पढ़ा होगा, उन्होंने भी बात, वो भी अल्पसंख्यकों की बात रखते हैं। नहीं नहीं, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर प्लानिंग कमीशन जो है कि आयोग है, तो मदरसा बोर्ड जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? आपको जानकारी है, तो ये ऐसा नहीं है। ये राघव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। ठीक है, देखिए बात टाइटल की नहीं, बात लेकिन ये हो जा रहा है कि सीधे सीधे टारगेट करें। राघव जी कुछ रिएक्ट कर रहे थे। राघव जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो जितने लोग इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं उनके मोटिवेशन या ये कहना कि ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको जो कोई गिफ्ट मिली हुई है, ऐसा कुछ मिला है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। इससे मैं बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमें एक दूसरे की दलीलों का तथ्यों से जवाब देना चाहिए, और जब किसी और की बात सही लगे तो उसका जो है अनुमोदन या समर्थन करना चाहिए। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि ये जो विधेयक है इसका मुस्लिम समाज से केवल ऐसा नहीं, ये केवल मुस्लिम समाज पर ही लागू होता है, और ये अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक है। तो जितने अल्पसंख्यक हैं उत्तराखंड में, अल्पसंख्यकों की जो लिस्ट है वो स्टेट वाइज बनती है। तो इसलिए जो है अगर आपको ऐसा शैक्षणिक संस्थान बनाना है, जैसे बिल्कुल सही किसी ने कहा कि आर्टिकल 25, 29 और 30 के अंतर्गत जो है, जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने का हक है। लेकिन राघव जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये जरूर मुझे बताइए कि ये जो विधेयक है, खासतौर से कहा जा रहा है कि अगर ये विधेयक पारित होता है, वो जब इम्प्लीमेंटेशन में अगर उस पर नजर आता है तो बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। और जैसा कि नाजिम अली जी, हाजी नाजिम अली जी का बार बार ये कहना है कि भाई टारगेट किया जा रहा है, पहले मदरसा बोर्ड और उसके बाद में अब ये, तो जरा ये बताइए कि क्या बदलेगा, किस तरह से क्या अधिकार खत्म हो जाएंगे? मैं बताता हूँ, ऐसा कोई अधिकार खत्म नहीं होगा। अगर आप संविधान की जो स्कीम है उसको समझें तो बिल्कुल सही बात है कि जो माइनॉरिटीज है उनको अपने धर्म की तालीम देने की पूरी छूट है, पर इसका ये मतलब नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि उसका कोई रेगुलेशन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए जो है कोई इस्लामिक चैरिटेबल फाउंडेशन है और वो एक मेडिकल कॉलेज चलाती है या लॉ कॉलेज चलाती है। तो अगर आप मेडिकल कॉलेज या लॉ कॉलेज चला रहे हो तो आपके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लें। आप उसके अतिरिक्त जो है अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है नहीं चला सकते। तो ये भी एक समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं जब हम लोग जो है, हम ये कहीं भी नहीं कहते कि कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा, अपने धर्म की जो है शिक्षा ना दे, पर उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि उन शैक्षणिक संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य धूमिल हो जाए, और फिर जो है कट्टरपंथी लोग जो है उनका एक तरीके से जिसको कहते हैं उनको यूज कर सकते। तो ये जो हाजी नाजिम अली साहब जैसे जो लोग कह रहे हैं उनका जज्बा बहुत अच्छा है, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं एक बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, उनका जज्बा सही हो सकता है, पर बात ये है कि जज्बा सही होने के बावजूद अगर इन बच्चों का भविष्य बन रहा है, अगर मदरसों से पढ़ के बच्चे जो है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता हाजी नाजिम अली साहब को कोई समस्या होनी चाहिए। और एक और मेरे मित्र कौशिक साहब ने 2 मिनट कहना चाहता हूँ, एक बात उन्होंने बोली थी कि हर कोई जो है सरकार के खिलाफ सड़क पर आ रहा है। तो मेरा बस इतना कहना है कि जो एक साइलेंट मेजॉरिटी है वो सरकार के ही साथ है, और जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए हैं जिनको लगातार तीसरा टर्म मिला हो, इंदिरा गांधी जी को भी नहीं मिला था। तो ये तो जो है ये दिखाता है कि देश में जो है नरेंद्र मोदी जी की कितनी लोकप्रियता है। ये तो ध्रुवीकरण की राजनीति की बात हो रही थी कि भाई शिक्षा नीति के माध्यम से वो एक तरह से ध्रुवीकरण की बात है। संजीव जी, राघव जी ने जो बात कही उसे कैसे देखते हैं? आपके कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव नहीं होगा, ये सिर्फ एक ऐसा बलून क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है संजीव जी, जो शिक्षा नीति के माध्यम से अब वो उसको एक अलग तरह से माहौल देने की कोशिश है। संजीव कौशिक, बीते दिनों में आपने देखा होगा कि सिर्फ मदरसा बोर्ड की बात अभी हम कर रहे हैं, इससे पहले
क्या आया था, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, नाम मैं भूल रहा हूँ, अल्पसंख्यकों के लिए जो एक वक्फ बोर्ड अधिनियम, जी जी, वक्फ बोर्ड मैं भूल अधिनियम, रहा था हाँ, नाम। हाँ, अच्छा, हाँ। तो जो पास हुआ था तो उसमें भी इस तरह की कुछ विवादित लाइनें उसमें भी खींच दी गई थी, जिसके वजह से हंगामा हुआ और लोगों को लगा, सचमुच में अल्पसंख्यकों को लगा कि हमारे हकों की हकमारी की जा रही है और हमारे ऊपर एक कॉकस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? आप हर मामले में, वहां भी वक्फ बोर्ड अधिनियम में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बोर्ड में जिस तरह से बहुसंख्यकों की एक एंट्री कराई गई थी पिछले दरवाजे में, जिस बात को लेकर के आशंकाएं थी, वो आज भी उसी जगह पे है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि आपकी नीयत सही है, आप सचमुच में बेहतर करना चाहते हैं, तो आप अपने इन सारे नियम कानूनों को इतने पारदर्शी बनाएं ताकि इससे वो समाज संतुष्ट हो। लेकिन संजीव जी, अगर हर चीज को एक ही चश्मे से देखा जाएगा तो जाहिर सी बात है एक वो कॉन्ट्रडिक्टरी या नाराजगी नजर आएगी। राघव जी ने जो बात कही, राघव जी को भी स्क्रीन पे लाइएगा। राघव जी ने भी एक बात कही कि अगर इस तरह की शिक्षा नीति अगर आती है तो उससे आपका शिक्षा का स्तर जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। हम देखते हैं 21वीं सदी में लोग भाई चांद पे जाने की बात करते हैं, स्पेस में जाने की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, लेकिन मदरसों की तालीम क्या उन बच्चों को उस स्तर का की लाइफस्टाइल, उस स्तर की नौकरियों के लिए तैयारी करने में उसमें सहायता करते हैं क्या? ये शिक्षा नीति अगर उनके भविष्य को संवारने के लिए अगर कदम बढ़ाई जा रही है तो फिर क्यों आपत्ति है? नैना, हमें कोई एतराज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जब ये बात कहते हो कि हमें अल्पसंख्यकों के बच्चों के हाथों में एक हाथ में कंप्यूटर हम देखना चाहते हैं और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, सचमुच में सीना गर्व से फूल जाता है। लेकिन वहीं पे यदि एक सूबे के मुख्यमंत्री यदि कहते हैं कि 80% और 20% की बात जब वो रेखा खींचते हैं इलेक्शन के समय में, तब सबसे सिर झुक जाता है। देश के प्रधानमंत्री फिर कहते हैं कि नहीं, यदि कब्रिस्तानों में बिजली दी जा रही है तो अस्पतालों में भी बिजली दी जानी चाहिए, तो फिर वही स्थिति हो जाती है। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था कि बड़े ज्यादा बच्चे वाले आपके गाय खोल लेंगे, मंगलसूत्र से लेकर के मुर्गा मसल्लम सब कुछ कर गए वो। तो जो बातें कर रहे हैं ना, प्रश्न चिन्ह वहीं से खड़ा हो रहा है। आप ये मत बोलिए कि देश की जनता इतनी मूर्ख है, वो समझ रही है कि किस तरह की राजनीति देश में चल रही है। आप ये जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं, हम आपको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कह तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक ऐसा तलवार भी आप चला रहे हैं जो तलवार सीधे उनके गर्दन पे जाता है। पारदर्शिता एक बड़ी बात है। राघव जी, SMEA राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आखिर किस तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता को मेंटेन करेगा, वो कैसे सुनिश्चित करेगा? क्योंकि संजीव जी भी कह रहे हैं कि भाई पारदर्शिता पहले मैं मेरे मित्र कौशिक जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उनको प्रधानमंत्री की बहुत सारी बातें गलत लग सकती हैं, लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है कि राजनीति का स्तर पिछले कुछ दिनों में काफी गिर गया है। जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि जो है पुलिस हटा लीजिए, या सादुद्दीन ओवैसी साहब जो कहते हैं कुत्ते का बच्चे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो पता नहीं शायद उन्होंने इस चीज के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। पर अगर मुद्दे की बात पे आए तो जहां तक ये एजुकेशन बोर्ड का सवाल है, तो इसमें पारदर्शिता सबसे पहले ये होगी कि जो सरकारी ओवरसाइट होगी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, तो सबको जो है पता चलेगा, सरकारी इंस्पेक्टर जाएंगे और इन सब जो है स्कूलों का, मदरसों का इंस्पेक्शन किया जाएगा, तो सबको पता चलेगा, सरकार को, जनता को, कि यहाँ पे किस तरीके की जो है तालीम दी जा रही है। क्योंकि मैं एक चीज तो कह सकता हूँ कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ पे गरीब बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दी जाती है और जो धर्म के नाम पे जो दान या चढ़ावा आता है तो उसका सही उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे भी हैं जहां से बच्चों को जो है, मुस्लिम बच्चों को खास तौर पे मुख्य धारा से जो है अलग कर दिया जाता है। और वो जो फिर मुस्लिम बच्चे बड़े होते हैं, जिनको जो है मॉडर्न एजुकेशन की, ऐसी किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए जो है नौकरियों के बाजार में नौकरी ढूंढना बहुत ही कठिन होता है। तो अंत में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये मुस्लिम बच्चों को और बाकी भी जो अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए किया जाता है। लेकिन यही बात पहले भी कही थी स्वामी दिव्यानंद जी का, मैं रुक करूंगी इस सवाल के साथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों में ही आधुनिक शिक्षा की कमी एक तरह से बात कही जाती है। गुरुजी, ये भी कहा जाता है कि खास तौर से कई ऐसे गुरुकुल हैं, कई ऐसे आश्रम हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर आप वेद शिक्षा, संस्कृत शिक्षा का तो पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर भी आधुनिक शिक्षा का स्तर वैसा ही नजर आता है क्या? तो ये कहा जा रहा है कि इतना सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है शिक्षा नीति को लेकर? अल्पसंख्यकों की बात होती है, दूसरे तमाम जो अलग अलग ऐसे तमाम संस्थानें चल रही हैं धर्म विशेष के तौर पे, चाहे कहा जाए कि सिखों की हो, ईसाइयों की हो, हिंदू, ऐसे कई गुरुकुल होते हैं, उनके लिए क्यों नहीं?
बहुत सही प्रश्न किया आपने नैना जी, मेरे मन की बात आपने कर दी। जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके लिए तो कभी लॉटरी निकल गई, तकलीफ राजीव जी को हो रहा है, लेकिन वही वंचित समुदाय से आते हैं काश्मीर जी, उनके गले पे तलवार क्यों नहीं महसूस हो रहा है? इसीलिए इनका नेचर में बताया कि इनकी एक आदत सी बन गई है चिल्लाने की, विरोध करने की। गुरुकुल की बात कर रही, मैं यही प्रश्न करना चाहता हूँ आपके मंच से। सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है और जितने लोग बैठते हैं चैनल पे, किसी भी चैनल पे, वो किसी समुदाय के उनका ही वकालत करते हैं, पता नहीं उनकी बात से क्या इनको है, लेकिन हमारी ओर से हमारे गुरुकुल की चिंता कोई क्यों नहीं करते? ना ही कोई सरकार करती है, ना ही कोई उसके कोई जितने सामाजिक कार्यकर्ता है चैनल पे बैठे, कोई पक्षधर नहीं है हमारे गुरुकुल में। जबकि भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और हमारी संस्कृति को पूरा विश्व आज एडप्ट करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन गुरुकुल यहाँ हमारा देश रहा है। तो आज गुरुकुल को एक आध पे काजल ऐसा अलग क्यों करते, उदासीन रवैया गुरुकुल के ऊपर क्यों होता है? ये तो मैं यही प्रश्न करना चाहूंगा। बाकी वक्ता जो उधर से वकालत कर रहे हैं इस पर ये प्रकाश डालें, और बाकी जगह देखिए सभी कितने सुंदर, जितने भी अल्पसंख्यक हैं सभी को एक साथ मिलाकर मुख्य धारा में लाने की चेष्टा की जा रही है, किंतु यहाँ गुरुकुल की बात नहीं है हमारे साथ। मैं गुरुकुल के अलग से भी मैं चर्चा करूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर अलग से एक डिबेट बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन स्वामी जी जिस तरह से अभी अगर ये विधेयक की बात है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति या फिर धर्म विशेष को टारगेट करते हुए इस तरह से विधेयक लाए गए, पहले मदरसा बोर्ड हो या फिर अभी, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल यही खड़े किए जा रखे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो शिक्षा नीति में सुधार नहीं बल्कि ये एक तरह से शिक्षा नीति पर अटैक के तौर पर इसे देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इनकी सोच गलत है, इनकी मनोदशा गलत है और इनके मन की भावना भी सही नहीं है। ये जानबूझ के इस प्रकार का एक माहौल क्रिएट करते हैं जो देश में विद्वेष फैले। बाकी लोगों का तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? इनसे भी जो बड़े अल्पसंख्यक है उन्हें किसी को तकलीफ नहीं होती है, इनका एक आधार जीवन भर चलता रहेगा क्या? पहले भी कोई सरकार इनको गोद पे बैठा के लॉलीपॉप देते रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। कहने की इनके लिए कोई क्या किया है कोई सरकार? हमेशा इनको वोट बैंक बना के रखा और इनसे बुलवाते रहे। आज काश्मीर जी एक जिम्मेदार पद के व्यक्ति हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं, वो भी किसी समुदाय से आते हैं, तो राजीव जी को ही क्यों तकलीफ हो रही है इस बात से? कासमी साहब, सॉरी नाजिम अली जी। हाँ नैना जी, देखिए यहाँ पर जो जिस तरीके से स्वामी जी बात कर रहे हैं, तो स्वामी जी मैं एक बात बताऊं, अभी कुछ समय पहले क्या कहा गया था कि मदरसे के अंदर रामायण पढ़ाई जाएगी, महाभारत पढ़ाई जाएगी। हमने खूब डिबेट इस टॉपिक पे भी करी थी नैना जी, अगर आपको याद हो। तो भाई मदरसों के अंदर ही पढ़ाई जाएगी ये रामायण और महाभारत। तो अगर हम ये कह दें कि मुसलमानों की धार्मिक किताबें हैं, तो भाई आप गुरुकुल में भी पढ़ाइए, और जो और समाज के जो धार्मिक किताबें वो सबके अंदर पढ़ाइए, और इसके साथ साथ भारत के संविधान हर उसमें पढ़ाना चाहिए, चाहे मदरसा हो या स्कूल हो या गुरुकुल हो। भारत का संविधान हर जगह वैलिड होना चाहिए और इस सबसे शुरुआत उसी से होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जिस तरीके से मदरसा के अंदर रामायण महाभारत की तो बातें होती है, लेकिन यहाँ पर किसी ने ये भी पूछा कि भाई हाँ मदरसे से जो तालीम आफ्ताब लेकर जाते उनके लिए आपने कितनी नौकरियां जो है वैलिड करी है, कितनों को आपने उर्दू टीचर बनाया, ये भी तो सोचने वाली बात है। लेकिन उर्दू खत्म करने की तो बात है, उर्दू टीचर रखने की बात है, और उर्दू नाम वालों से भी बड़ी दिक्कत है। तो देखिए हमारा तो मदरसे से निकलने वाले बच्चों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? उर्दू के लिए जो टीचर की जॉब है बताओ कितनी आप लोगों ने निकाली है? तो जितना आप मुसलमानों के बारे में भले की बात करते हैं, उनके लिए नौकरियां भी तो दीजिए भाई। ये मदरसे से ही पढ़ने वाले और मदरसे से एजुकेशन प्राप्त हुई है 2022 के अंदर। नीट का एग्जाम 1200 बच्चे ने क्लियर करा है। यहाँ पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो स्वामी जी। अब ये बताइए 1200 बच्चे कम नहीं होते जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर करा, और एजुकेशन क्या से प्राप्त करें उन्होंने मदरसे से। इन्हीं मदरसों से करिए जिन मदरसों को आप लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और थी, आप बार बार मंदिर तोड़ने वाली बात कर रहे थे। भाई मंदिर नहीं तोड़े थे, लेकिन हाँ जिन्हों के मंदिर तोड़ने की बात आप लोग करते हैं वो जमाना बीत गया। और भाई ये अब जो जमाना चल रहा है ये अखंड भारत को एक साथ मिलाने वाला चल रहा है, हिंदू मुस्लिम गणतंत्र तहजीब वाला चल रहा है। लेकिन आप पुरानी बातों को लेकर कैसे बनेगा अखंड भारत जब अगर शिक्षा में भी अगर भेदभाव होगा? तो अखंड भारत के लिए निरंतर प्रयासरत है। ऐसे तत्वों से देश को खतरा है
जब भी मिलने और मिलाने की बात हम करते हैं, ये सिर्फ कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन इन्होंने क्या किया? अगर यह बताए, अगर पुराने समय की बात है तो अभी लगातार महीने में 1-2 केसेस आ ही जाते हैं कि वहां पर मंदिरों पर तोड़फोड़ हुआ है। वहां अभी तो विषयांतर हो जाएगा, अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं एक स्पष्ट करा देता हूं कि हमेशा मंदिरों के जिनके इनके त्योहार होते हैं, हमेशा हमारे मंदिर को टारगेट किया जाता है। मैं ये बोलूंगा, गुरुजी ये लेकिन एक विषय दूसरा यहाँ विषय हो दूसरा। जाएगा, लेकिन हाजी नाजिम जी ने कहा कि सिर्फ अगर रामायण महाभारत अगर मदरसों में बात पढ़ाने की बात होती है तो क्या खासतौर से इस्लाम की जो तमाम अलग अलग ऐसी बातें हैं, क्या वो भी दूसरे धर्मों के संस्थानों में पढ़ाई जानी चाहिए क्या? सबसे पहले तो फैसिलिटी मिलती है अल्पसंख्यकों को ना, सबसे पहले सुविधा मिलती है और मिलनी चाहिए, तो चलिए आपको शुरू करनी चाहिए। आप अल्पसंख्यक में हो तो आपको रामायण महाभारत की आपको जानना चाहिए। अरे हम तो जानते हैं, फिर जानेंगे, पहले प्राथमिकता आपको मिलती है, तो वो शिक्षा पहले आपको ये अधिकार मिलना चाहिए। सभी धर्मों, ये देवभूमि है, देवभूमि नाजिम के जी कुछ कह बारे रहे हैं, में जानने संजीव जी का का भी अधिकार रिकॉर्ड है है, नाजिम और जी कुछ कह कर्तव्य रहे भी बनता है कि जानना चाहिए श्री राम की कथा के बारे, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक स्वामी जी सुन लीजिए। देखिए नैना जी, आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ कि भारत सरकार तमाम स्कूल जो भारत के उसमें सब में संविधान अनिवार्य करते कि बगैर संविधान पढ़े हुए कोई बच्चा पास नहीं हो सकता, तो संविधान अनिवार्य हर कॉलेज में होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आप रामायण महाभारत की तो बात करते हैं, लेकिन और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी भी तो पुस्तक है भाई, उनको भी लागू कर दीजिए हर स्कूल में, गुरुकुल में। उनको तो आप लागू नहीं करें, लेकिन मदरसों में आप ये सोचते हैं कि मदरसे के अंदर हर चीज लागू कर दी जाए। भाई मदरसे के अंदर आप एक हाथ, लेकिन हाजी नाजिम जी आप ये तो बखूबी जानते हैं कि ऐसे कई मदरसे सामने आए जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे थे। वहां पर तो एक्शन अगर होता है तब तो सही है, उसको हर एक कार्रवाई को एक चश्मे से देखना सही नहीं, इसे तो सही मानते हैं। हाँ देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर कहीं पे भी अवैध तरीके से किसी का भी धार्मिक स्थल बना हो तो उस धार्मिक स्थल को मैं तो ये कहता हूँ पूजा जी खाली करवा देना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। भाई अगर आप इस तरीके से तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी की आस्था को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, संजीव जी कुछ रिएक्ट कर रहे थे स्वामी दिव्यानंद जी के रिस्पॉन्स के बाद में, कुछ कहना चाह रहे थे, आप मुस्कुरा रहे थे संजीव जी, मुस्कुराहट का क्या कारण है, जरा बताइए। देखिए नैना, वो सरकार अल्पसंख्यकों की हिमायती बनी है जो आज के वक्त में राज्यसभा और लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है उनके मुस्लिम। कितने ताजुब की बात है कि जो पार्टी एक मुस्लिम सांसद के लिए प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर सकती, वो कह रही है कि हम आपका कल्याण करेंगे। ये कल्याण करने का तरीका नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि आप कैसे कल्याण कर रहे हैं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप उसकी भागीदारी देना नहीं चाहते हैं, आप उसकी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना नहीं चाहते हैं। वो बिल्कुल ये खुला खेल फर्रुखाबादी है, किसी को सब समझने और समझाने की जरूरत नहीं है लोग। हमें ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सारे कामों को बेहतर मानते हैं, सोचते हैं, बेहतर मानते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं, हमसे ज्यादा बेहतर आप जानती हैं और देश की जनता तो जानती ही है। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य है कि हम उस पार्टी के ऊपर लगातार या उन लोगों के द्वारा ये बात कहने का प्रयास किया जा रहा है जिन लोगों ने एक भी सांसद लोकसभा और राज्यसभा में भागीदारी के रूप में नहीं दिया है अल्पसंख्यकों को। बस ये इस बात में राघव जी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। चाहता हूं, पहले तो मेरे मित्र हाजी साहब हैं, उनकी मैं बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई रामायण महाभारत किसी धर्म विशेष की पुस्तकें हैं, तो मैं तो उनको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आजकल ईरान की बड़ी बात हो रही है। ईरान वैसे तो एक मुस्लिम देश है, पर वहां पे अगर शाहनामे की पढ़ाई कराई जाती है, रुस्तम, सोहराब, उनका घोड़ा एक होता था रक्ष, उसके बारे में जो है अगर बच्चों को बताया जाता है, तो क्यों नहीं हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनकी भी विरासत रामायण महाभारत क्यों नहीं हो सकती? तो पहला तो प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ईरान में ऐसा नहीं है तो भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए? ईरान में भी सब मुसलमान है और ईरान में कितनी सारी जो शिया इस्लाम है उसकी तो बड़ी होली साइट्स कौम में और कहाँ है। तो पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जो रामायण या महाभारत है वो केवल धर्म की पुस्तकें नहीं है, वो हमारा जो है इतिहास है। और इवन जो रामायण महाभारत है उसको तो जो है इंडोनेशिया और वहां पे भी सभी मुसलमान है लगभग, तो वहां पे भी जो है उसके बारे में पढ़ाया जाता है, बात करी जाती है। और इनफैक्ट जो महाभारत का सीरियल था जो बना था 2008 में, वो इंडोनेशिया में बहुत बड़ा हिट है। वहां पे आई थिंक भाषा बोलते हैं उसको, उस भाषा में जो है उसको डब किया जा रहा है। तो एक तो मैं वो बात कहना चाहता हूँ। दूसरी, कौशिक साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही
उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को टिकट नहीं, अच्छा दो मैं बातें कहना, तो एक होता है टिकट देना, दूसरा होता है जीतना। तो अगर ऐसा है कि भाई इस देश के कुछ मुसलमान है या देश के मुसलमानों का एक कहते हैं बड़ा हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी तो जितने टिकट देना चाहती है दे देती है, लेकिन अगर कोई नहीं जीतता तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? तो कहीं ना कहीं जो है, मैं तो ये कहता हूँ अगर जो मुसलमान है, मैं तो एक बहुत अच्छी बात कही जो हालांकि कासिम राघव साहब जी थे, जो आप ये एक अलग डिबेट हो जाएगी, ये बहुत एक अलग विषय हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हम देखते हैं अगर फहरिस्त में चाहे बात उच्च सदन हो या निचला सदन हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों में एनडीए की तरफ से ऐसा कोई बड़ा चेहरा खासतौर से नजर नहीं आता अल्पसंख्यक का। ये एक दूसरा विषय हो जाएगा चर्चा का। हार जीत एक चीज है, मैं ये कहता हूँ टिकट तो दिया जाता है, पर अगर नहीं जीतता तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है? वो तो भारतीय जनता पार्टी जो है जिता थोड़ी ना सकती है अपने कैंडिडेट। जरा बताइएगा आप राघव जी को टिकट की बात और प्रत्याशी जीतने की बात। नहीं ना, टिकट की बात वो सही कह रहे हैं, यदि कोई जीतता नहीं राज्यसभा में तो भेज दो भाई, राज्यसभा में तो भेज दो, ये तो आपके हाथ में है ना। छोड़िए ये डिबेट विषयांतर हो जाएगा यदि इस बात पे हम बात करें तो। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये हम नहीं समझ रहे हैं, ये वो जिसके कल्याणकारी योजनाओं की बात हम कर रहे हैं और जिसके बेहतरी के लिए ये काम किया जा रहा है, सशंकित है, एक वर्ग हिंदुस्तान में सशंकित है कि सचमुच में हमारी अनदेखी की जा रही है। उस वर्ग को ऐसा लगता है कि हमारे संजीव जी इसमें भी कोई शक नहीं कि भले ही आरोप ये लग रहे हो कि भाई एक तरह से ये कहा जाए कि पूरी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि भाई ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई भी ऐसा प्रत्याशी या तस्वीर नजर नहीं आती अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करता हुआ। पैन हिंदू वोट बैंक एक तरह से बीजेपी अगर मानती है, एनडीए मानती है, लेकिन हम भी ये भी बखूबी जानते हैं चाहे बात लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनावों में भी बहुत अच्छी संख्या में वोटर्स का समर्थन जो है वो मिला है एनडीए को, चाहे बात उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या देश भर में। इसे तो मानते हैं। अगर नीतियों का विरोध है तो फिर वो वोट बैंक सपोर्ट क्या होता है? ये सवाल हमसे है? जी जी आप ही से है। नहीं, मैंने कहा कि लोकतंत्र है, जिनको जो अच्छा लगता है बेहतर लगता है। मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग विरोध में ही हैं, लेकिन अधिकांशतः जो अल्पसंख्यकों की बात मैं कह रहा हूँ, अल्पसंख्यकों में अधिकांशतः लोगों की सोच ऐसी ही है कि अब ठीक है, उनको लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि हमारी बेहतरी की जा रही है, हमारे लिए सरकार बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है आज के वक्त में, यदि हम विरोध करेंगे तो हो सकता है इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति में हो जाए। तो हर तरह की बात है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम तरह के वो शस्त्र बड़े बड़े महारथी नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये जरूर कहा जा सकता है कि देखिए अलग अलग विषय, अलग अलग बातें, अलग अलग बिंदु सबकी जरूर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब एक्शन जिस तरह से नजर आ रहा है उत्तराखंड में, उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जब आगाज हंगामेदार है तो उसका अंजाम भी बहुत हंगामेदार होगा। वक्त की कमी, आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से नाजिम अली जी वक्त की कमी है, मैं आगे जरूर इस पर चर्चा करूंगी, जब ये लागू हो जाएगा तब जरूर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देवभूमि में अब जिस तरह से विधेयक पेश करने की बात हो रही है उसके पहले ही जमकर हंगामा जरूर नजर आता है, और जब ये कहा जाए कि जैसे ही ये पूरा सत्र शुरू होगा वो भी काफी हंगामेदार रहता हुआ नजर आएगा। क्या ये विधेयक सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत से जोड़कर देखा जाना चाहिए या फिर एक समानांतर शिक्षा नीति और सभी को एक बेहतर शिक्षा देने के लिहाज से इसे देखा जाएगा?